सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9th का सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 18 हाउ डज प्रोडक्शन टेक्स प्लेस का नेक्स्ट वीडियो। तो आज का जो वीडियो का हमारा टॉपिक है वो क्या है, अरेंजिंग फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। हम लोग किस तरीके से जो फिक्स्ड कैपिटल होता है और वर्किंग कैपिटल होता है उसको किस तरीके से जो है मैनेज करते हैं उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। Both fixed and working capital are needed for a production cycle. People arrange this capital from their saving or by using the land or building they own. जब भी किसी भी पर्सन को कुछ कैपिटल की नीड होती है, ज़रूरत होती है प्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए, तो वो क्या करते हैं, या तो उन्होंने जो भी जॉब किया होता है या कुछ भी काम करके जो पैसा सेव किए रहते हैं उस सेविंग को वो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, या फिर वो क्या करते हैं, उनके पास जो भी ज़मीन होती है, जो भी बिल्डिंग होती है, उसके बेसिस पर जो है क्या करते हैं, कैपिटल का अरेंजमेंट करते हैं। जैसे ज़मीन को क्या कर सकते हैं, बेच कर जो है पैसे का अरेंजमेंट कर सकते हैं, या हाउस लोन ले सकते हैं, या होम लोन ले सकते हैं। मतलब बेसिकली जो है जब कैपिटल की ज़रूरत होती है तो या तो वो अपने सेविंग अकाउंट को यूज़ करते हैं जितना उन्होंने अपने जॉब के ड्यूरिंग में सेव किया था, या अपने ओन प्रॉपर्टीज़ को जो है वो यूज़ करते हैं। They can also take a loan from a bank or a borrow from the financial sources. इसके अलावा जब किसी आदमी के पास ज़मीन, बिल्डिंग ये सफिशिएंट अमाउंट में नहीं होता है तब वो क्या करते हैं, बैंक की तरफ जाते हैं और बैंक से क्या करते हैं, वो जो है लोन जो है लेते हैं। और अगर बैंक भी उनको लोन नहीं दे रहा है तो वो दूसरे फाइनेंशियल सोर्सेज की तरफ जाते हैं। अब दूसरे फाइनेंशियल सोर्सेज का मतलब यहाँ पर होता है मनी लेंडर के, ठीक है। जैसे आपके गांव में, आपके शहर में कोई ऐसा आदमी होगा जिसके पास बहुत पैसा होगा और वो क्या करता है, लोगों को जो है लोन जो है प्रोवाइड करता है। तो जब बैंक के पास से लोन नहीं मिलता है तो वो इस तरीके से मनी लेंडर्स के पास जो है क्या करते हैं, पैसा लेने के लिए चले जाते हैं। क्योंकि कोई भी बिजनेस अगर आपको स्टार्ट करना है, प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, पैसे की जरूरत तो पड़ेगी ही। The prevailing interest rate has to be paid when returning money loaned by bank or a money lender. और जब आदमी किसी भी तरीके से, चाहे बैंक से लोन लेता हो या चाहे मनी लेंडर से लोन लेता हो, जब लोन वो लेता है तो उसके बदले में उसको क्या पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट जो है पे करना पड़ता है। जैसे एक आदमी ने मान लो 1 लाख रुपए का लोन लिया बैंक से, जब और बैंक ने बोला कि 3 साल तक के लिए मैं लोन लूंगा। बैंक ने बोला 3 साल बाद जब वापिस आओगे तो इसमें 40,000 रुपये जो है एक्स्ट्रा लेके आना। तो हम लोग जो हमने पैसा जितना उधार लेके रखा हुआ था उसके साथ हम लोग जितना एक्स्ट्रा पैसा जो है पे करते हैं वो एक्स्ट्रा अमाउंट क्या कहलाता है, हमारा इंटरेस्ट जो है कहलाता है। और जितना पैसा हम उधार में लेते हैं वो क्या कहलाता है, प्रिंसिपल कहलाता है। तो प्रिंसिपल 1 लाख रुपए था, 40,000 रुपये हम लोग एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं क्योंकि हमने उसके पैसे को रखा हुआ है, तो ये 40,000 रुपये क्या कहलाता है, इंटरेस्ट कहलाता है। ठीक है। तो जब कोई आदमी जिसने 3 साल के लिए लोन लिया था, 3 साल बाद जब पैसा देने जाएगा तो वो कितना पैसा देगा, 1,40,000 रुपीज जो है क्या करेगा, पैसा पे करेगा। ठीक है। इंटरेस्ट रेट वेरी बिटवीन द डिफरेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस, बैंक चार्जेस एंड एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 11 to 18%। जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक को हमें क्या करना पड़ता है, 11 से लेकर 18% एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर हम लोग 40,000 रुपए पे कर रहे थे ना, अब हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली परसेंटेज के टर्म्स में बात करते हैं। जब लोन बात करते हैं ना, इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं तो 10% इंटरेस्ट रेट, 5% इंटरेस्ट रेट, इस तरीके से हम बात करते हैं। तो मैंने जो एग्जाम्पल बताया था उस एग्जाम्पल में मैंने जो इंटरेस्ट था उसको परसेंटेज के टर्म्स में ना बताकर अमाउंट के टर्म्स में बताया था। लेकिन जब हम बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेने जाते हैं तो हमें जो इंटरेस्ट रेट बताया जाता है वो परसेंटेज के टर्म्स में होता है। तो हम लोग बैंक से जितना भी लोन लेते हैं उस पर हमें एक्स्ट्रा जो है पे करना पड़ता है, 11% से लेके 18% तक हमें जो है साल का पैसा जो है पे करना पड़ता है। जैसे आप किसी बैंक से 1 लाख रुपए लिए और बैंक ने आपको पैसा लेते समय बोला था कि आपसे 15% हम इंटरेस्ट लेंगे, तो 1 लाख का 15% क्या होगा, 15,000। तो अब आपको 15,000 रुपए एक्स्ट्रा जो है पे करना पड़ेगा 1 साल के बाद। Loan taken from informal sources such as traders, money lenders attract a much higher interest rate that vary for 30% to even 200% a year। लेकिन जब आप बैंक से लोन नहीं लेते हो, किसी दूसरे सोर्स से लोन लेते हो, जैसे ट्रेडर से आपने ले लिया, मनी लेंडर से ले लिया, तो वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लेते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होता है, 30% से लेकर 200% के बीच में होता है। ठीक है, समझ में।
पीपल रिलाई ऑन वेरियस सोर्सेस ऑफ फाइनेंस फॉर लोन। इसके अलावा जो है लोन के लिए बहुत सारे लोग जो होते हैं अलग अलग सोर्सेस पर डिपेंडेंट होते हैं। दे टेक प्रोडक्शन लोन फ्रॉम द फॉर्मल सोर्सेस लाइक बैंक, कोऑपरेटिव एंड बैंक लिंक्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप। जब लोगों को प्रोडक्शन के लिए लोन चाहिए होता है किसी भी चीज के प्रोडक्शन के लिए, तो वो लोन लेने के लिए कहां पहुंच जाते हैं? फॉर्मल सोर्सेस के पास। फॉर्मल और इनफॉर्मल दो सोर्सेस होते हैं। फॉर्मल मतलब जो रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं, इनफॉर्मल मतलब आप बेसिकली ये समझ लो रूल के अकॉर्डिंग नहीं चलते, जितना मर्जी चाहे जिससे भी इंटरेस्ट का ले सकते हैं, किसी को फ्री में दे सकते हैं, किसी से इंटरेस्ट ले सकते हैं। लेकिन फॉर्मल सोर्सेस क्या होते हैं? वो सबके लिए एक जैसे होते हैं। जबकि इनफॉर्मल जो है पर्सन टू पर्सन क्या होता है? डिपेंड करता है। जैसे आपके गांव में एक आदमी है जो कि बहुत पैसा रखता है, वो सबको लोन देता है और वो आपका रिश्तेदार है, तो वो रिश्तेदार आपको क्या करेगा? कम पैसे पर इंटरेस्ट देगा। कम मतलब जो पैसा आप अगर उससे उधार लोगे तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लेगा। लेकिन कोई दूसरा पर्सन अगर लेने के लिए आएगा जो उसका रिश्तेदार नहीं है, उससे वो ज्यादा इंटरेस्ट लेगा। लेकिन बैंक ऐसा नहीं करता है। बैंक जो होता है वो क्या होता है? एक फॉर्मल सोर्स होता है। बैंक में चाहे उसका भाई ही क्यों ना लोन लेने चले जाए, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है उतना ही उसको मिलेगा या उतना में ही उसको लोन जो है लेना पड़ेगा। तो फॉर्मल सोर्सेस और इनफॉर्मल सोर्सेस समझ में। फॉर्मल सोर्सेस क्या होते हैं? जो सबके लिए एक जैसे होते हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं। इनफॉर्मल सोर्सेस मतलब जो मनी लेंडर्स होते हैं वो सबके लिए एक जैसे नहीं होते। किसी के लिए कम रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएंगे, किसी के लिए ज्यादा इंटरेस्ट ऑफ रेट जो है लगाते हैं। तो लोग जो है एक तो इस तरीके से फॉर्मल सोर्सेस पर डिपेंड करते हैं। इसके अलावा कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे लोग आपस में मिलकर क्या करते हैं? पैसा इकट्ठा करते हैं, फिर लोगों को लोन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं। कुछ अलग से गवर्नमेंट से परमिशन लेकर जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप बना होता है, जहां पर लोग थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हैं, जिसको चाहिए होता है उसको जो है ये प्रोवाइड करते हैं। But most low income families depend on the informal sources like money lenders and wholesaler traders। लेकिन जिनकी इनकम बहुत ही कम होती है, जिनका बैंक अकाउंट नहीं है, जिनके पास कोई जमीन नहीं है, ऐसे लोगों को बैंक जो है लोन भी नहीं देती है। ऐसा नहीं कि बैंक अगर लोन देता है इसका मतलब वो सबको लोन बांटता फिरेगा। वो देखता है कि जिस पर्सन को हम लोन इशू करने वाले हैं उसके पास रीपे करने की कैपेसिटी है कि नहीं है। अगर किसी आदमी के पास रिपे करने की कैपेसिटी उसको नजर नहीं आती है बैंक को, तो वो जो है उसको पैसा नहीं देगा। समझ में? तो इस तरीके से जिनके पास इनकम कम होती है, जिनके पास जमीन नहीं होती है, जॉब नहीं होती है, वो मनी लेंडर्स या इनफॉर्मल सोर्सेस पर क्या करते हैं? लोन के लिए डिपेंड होते हैं। समटाइम्स दे ऑल्सो टेक लोन फ्रॉम फ्रेंड्स एंड रिलेटिव। इसके अलावा कई बार वो क्या करते हैं? अपने किसी दोस्त से या अपने किसी रिलेटिव से जो है क्या करते हैं? पैसा जो है ले लेते हैं। It is necessary to ensure that these people can access formal sources for loan। लेकिन हमें यहाँ पर ये इंश्योर करना चाहिए कि जो लोग इनफॉर्मल सोर्सेज से लोन लेते हैं ना, उनको फॉर्मल सोर्सेज से लोन प्रोवाइड करने के कदम जो है हमें उठाने चाहिए, क्योंकि इनफॉर्मल सोर्सेज पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ऐसे लोगों के लिए हमें वर्क करने की ज़रूरत जो है पड़ती है। अब आगे बढ़ते हैं। जब हम लोगों ने इस चैप्टर का स्टार्टिंग किया हुआ था, तो उस समय मैंने आपको बताया था कि किसी भी प्रोडक्शन को करने के जो है क्या होते हैं? 4 स्टेप्स होते हैं या 4 नेसेसरी चीजें होती हैं। पहला उसमें हमने पढ़ा था लैंड, फिर दूसरा हमने पढ़ा था लेबर, तीसरा हमने पढ़ा था कैपिटल, अब चौथा है हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक, अब जैसे मान लो आपके पास जमीन भी है, आपके पास लेबर भी है, आपके पास कैपिटल भी है, लेकिन आपको बिजनेस को किस तरीके से रन करना है, मार्केट में अपने सामान को कितने में बेचना है, कितना प्रॉफिट अर्न करना है, कितना लेबर को देना है, कितना जो है प्रोडक्शन करना है, इन सब का अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो फिर आप अपना प्रोडक्शन जो है स्टार्ट नहीं कर सकते। तो जो लास्ट स्टेज होता है वो सबसे क्या है? आपका एंटरप्रेन्योरशिप। आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा सामान बना रहे हो, वो सामान की मार्केट में कंडीशन क्या है, वो सामान बनेगी तो बिकेगी या नहीं बिकेगी, उससे लॉस होगा प्रॉफिट होगा, ये सब का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अब मान लो आपने क्या क्या, आपके पास जमीन है, लेबर है, कैपिटल है, आपने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिया और 1 करोड़ रुपए से जो है इन्वेस्ट करके आपने एक मशीन खरीदी, एक प्लांट सेटअप किया और वहां पर जो है आप क्या कर रहे हो? आप वहां पर कुछ ऐसा सामान बना रहे हो जो आसपास के मार्केट में कोई डिमांड ही नहीं है। ऐसा अगर आप सामान बनाओगे तो उसको कोई नहीं खरीदेगा।
तो आप जब एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हो तो एक एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है कि बिजनेस को रन करने के लिए नॉलेज होना चाहिए, कितना रन करना है, कहाँ से रॉ मटेरियल मंगाना है, कहाँ बेचना है, पूरा एक आदमी को पास नॉलेज होना चाहिए। एक से ज़्यादा लोगों के पास भी ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो समझ सके बिजनेस को और प्रोडक्शन को स्टार्ट कर सके। तो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है, एक तरीके से आप समझ लो, एक लीडर जो कि क्या करेगा, लीड करेगा प्रोडक्शन को, कब कितना प्रोडक्शन करना है, कितना लेबर को रखना है, कितने लोगों को बाहर निकालना है, ये सब काम जो है मैनेज करेगा। प्रोडक्शन रिक्वायर इन डेप्थ नॉलेज ऑफ प्रोसेस, faith in the venture and ability to use land, labor and capital meaningfully। जब हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो है या किसी भी सामान के प्रोडक्शन के लिए जो है उसके बनने के प्रोसेस का एक पूरा डिटेल में नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा अपनी कंपनी पर भरोसा होना चाहिए, साथ ही साथ जो भी लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, उनको मीनिंगफुल वर्क करवाने आपके पास आना चाहिए। ठीक है, ऐसा है देखो कि मान लो एक एंटरप्रेन्योरशिप है जिसको कोई आइडिया नहीं है अपने बिजनेस का, उसने क्या किया, 1000 लोगों को जॉब पर रख लिया कि मैं 1000 लोगों को जॉब पर रखूंगा तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, सामान ज्यादा बिकेगा। लेकिन इस 1000 लोगों को किस तरीके से एफिशिएंटली यूज करना है उसको कुछ आइडिया नहीं है, तो क्या करेगा, वो कंपनी लॉस में जाएगा। 1000 लोगों को जॉब में रख लेने का मतलब ये थोड़ी होता है कि आपका कंपनी प्रॉफिट में ही जाएगा। आप इस 1000 लोगों को किस तरीके से एफिशिएंटली यूज कर रहे हो या यूज करने आपको आना चाहिए कि इसमें से 250 लोग इस डिपार्टमेंट पर काम करेंगे, 100 लोग इस डिपार्टमेंट पर काम करेंगे, 50 लोग पैकेजिंग करने का काम करेंगे, 100 लोग जो है सामान को ट्रांसपोर्ट करने का काम करेंगे। तो इस तरीके से आपको नॉलेज होना चाहिए। The owner of the fixed capital or manager he employs provided this expertise। अब ये जो एक्सपर्टीज है किस तरीके से यूज करना है रिसोर्सेज का, या तो वो कंपनी का मालिक खुद डिसाइड करता है या कंपनी का मालिक अपने नीचे क्या करता है, मैनेजर रखा रहता है, और वही मैनेजर क्या करता है, सबको काम करने के लिए बोलता है। ओनर्स आल्सो हैव टू टेक द मार्केट रिस्क वेदर और नॉट दे विल फाइंड बायर्स फॉर देयर गुड्स एंड सर्विसेज। जब देखो कोई भी एक फैक्ट्री का मालिक होता है तो वो सबसे बड़ा एक रिस्क लेता है। क्या रिस्क लेता है कि मार्केट में उसका सामान बिकेगा या नहीं बिकेगा, इसके लिए उसके पास कोई गारंटी नहीं रहती, लेकिन फिर भी क्या करता है, पैसा इन्वेस्ट करके जो है क्या करता है, रिस्क लेता है। ठीक है, तो वही चीज यहां पर बताया गया है कि ओनर जो है क्या करता है, मार्केट का रिस्क लेता है कि उसका बनाया हुआ सामान जो है या सर्विस जो है वो मार्केट में चलेगा या नहीं चलेगा। In our society, goods and services are mostly produced for sale in the market। क्योंकि हमारी सोसाइटी में जितना भी सामान बनाया जाता है, मोस्ट ऑफ द सामान का पर्पस ये होता है कि उसको मार्केट में बेचना है। The risk is that demand for the product may change during the time it is produced and the reaches the market। अब साथ ही साथ एंटरप्रेन्योरशिप को एक और चीज का आइडिया होना चाहिए कि कब कौन से सीजन में कितने सामान का प्रोडक्शन जो है करना है, कब जो है प्रोडक्शन को कट डाउन करना है। ठीक है, उसका प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि जैसे अभी मार्केट में जो है डिमांड अचानक से बढ़ने वाली है, उसको आइडिया होना चाहिए, तो सामान का प्रोडक्शन कम करेगा। जैसे मान लो अचानक से मार्केट का नेचर ऐसा हो रहा है कि सामान बिक ही नहीं रहा है, तो जब सामान नहीं बिक रहा है तो इतने सारे वर्कर, इतने सारे लेबर को रखने की क्या जरूरत है, तो उस समय अपने प्रोडक्शन को क्या करना पड़ेगा, कट डाउन करना पड़ेगा। मतलब उसको बेसिकली मार्केट का भी नॉलेज होना चाहिए कि कब सामान ज्यादा बना के बेचना है, कब सामान जो है कम बनाकर बेचना है, कब प्राइस को बढ़ाना है, कब प्राइस को कम करना है, इसका इन डेप्थ नॉलेज जो है होना चाहिए। It requires courage to take market risks. Such people could be a small shop owner or a large factory owner or the owner of a company with a different business interest। अब यहाँ पर जो भी एंटरप्रेन्योरशिप होता है या एंटरप्रेन्योर होता है, उसके पास एक करेज होना चाहिए, एक जो है क्या होना चाहिए, साहस होना चाहिए, जिससे वो मार्केट को क्या कर सके, रिस्क को जो है समझ सके। ठीक है, सच पीपल कुड बी, अब ये जो देखो रिस्क लेने वाला आदमी कोई भी हो सकता है, एक छोटा दुकान वाला हो सकता है, या एक बड़े फैक्ट्री का मालिक हो सकता है, या एक बड़े कंपनी का मालिक जो है होता है। अब ऐसा नहीं कि अंबानी के पास इतना पैसा है तो जो भी सामान बनाकर वो बेचेगा वो चलेगा। अंबानी भी जब कोई नया सामान बनाकर बेचता है ना, तो उसके पास भी रिस्क होता है कि जो सामान मैं बनाकर बेच रहा हूँ वो मार्केट में चलेगा कि नहीं। जैसे रिलायंस ने मतलब अंबानी ने क्या किया, जियो को लॉन्च किया, और जियो को लॉन्च करते समय उसने बैंक से बहुत सारे लोन लेके लिए थे। ठीक है, तब उसने रिस्क लिया और जियो को लॉन्च किया, और ये जो जियो है ये सक्सेसफुल हो गया। लेकिन साथ ही साथ उसी टाइम इसने क्या किया, अंबानी ने एक और अपना मोबाइल फोन निकाला, लेकिन मोबाइल फोन में जितना पैसा उसने लगाया वो पैसा क्या हो गया, बर्बाद हो गया, डूब गया, वो लॉस में चले गया।
तो कोई भी आदमी जब कोई नया सामान मार्केट में लॉन्च करता है, चाहे वो कितना भी बड़ा फैक्ट्री का मालिक या ऑनर क्यों ना हो, उसके पास भी जो है क्या होता है, रिस्क जो है रहता ही है कि सामान मार्केट में बिकेगा या नहीं बिकेगा। पीपल बाय देयर गुड्स एंड सर्विसेज, द ओनर कुड मेक अ प्रॉफिट और लॉस इन द ट्रांजेक्शन। अब जब कोई ओनर सामान बनाकर मार्केट में उसको सेल करता है तो चल गया तब तो फायदा होगा, नहीं चला तो उसको बहुत सारा लॉस जो है क्या करना पड़ता है, झेलना पड़ता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अभी मैं आपको ऑनलाइन क्लास लेके पढ़ा रहा हूं तो मेरे जो खर्चे हैं वो थोड़े से कम हैं। अब मैंने सोचा कि मैं ऑनलाइन क्लास के बजाय अब जो है क्या करूंगा, भिलाई में या रायपुर में अपना एक ऑफलाइन क्लास जो है स्टार्ट करूंगा। अब देखो ऑफलाइन क्लास स्टार्ट करने के लिए मुझे बहुत सारे सामान चाहिए। क्या चाहिए, पहले तो एक रेंट पे जमीन चाहिए, रेंट पर जो है एक कमरा चाहिए, एक रूम चाहिए जहां पर मैं क्या कर सकूं, क्लास ले सकूं। फिर उसके बाद मुझे चाहिए टेबल चाहिए, चेयर चाहिए, बोर्ड चाहिए, इसके बाद जो है इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इंटरनेट चाहिए, बहुत सारे सामान चाहिए। तो मैंने ये सब पैसा अपने सेविंग से जो है क्या कर लिया, बचा कर रखा हुआ था, मैंने उसको लगा दिया। अब देखो मेरी कोचिंग चल भी सकती है, नहीं भी चलेगी। चलो अगर मेरी कोचिंग अच्छे से चल गई, आप लोग सब कोचिंग ज्वाइन कर लिए कि पटेल सर ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं तो हम सब पढ़ने जाएंगे करके, तब तो मेरा इन्वेस्टमेंट जो है मेरे को प्रॉफिट लाके देगा। लेकिन आप लोगों को लगा कि यार ऑफलाइन कौन जाएगा, पैसा देके कौन पढ़ेगा, यूट्यूब में फ्री में पढ़ लेते हैं, तो उस केस में मैंने जो भी इन्वेस्टमेंट किया वो मेरा लॉस में चले जाएगा। तो जैसे मैंने आपको अपने कोचिंग का एग्जाम्पल दिया ना, वैसे कितने भी बड़ा आदमी क्यों ना, जब वो मार्केट में कुछ सामान प्रोड्यूस करना चाहता है, कुछ नया चीज लेकर आता है, तो उसके सामने भी दो चीजें होती है, या तो प्रॉफिट हो गया तो लॉस होगा। लॉस कब होगा, जब जिस ड्रीम के साथ उसने उस पर्पस को स्टार्ट किया था अगर वो फुलफिल नहीं हुआ, उसने जितना पैसा इन्वेस्ट किया था अगर वो उस तरीके से नहीं चला तो लॉस हो जाएगा, और चल गया तो फायदा हो जाएगा। टुडे पीपल इन एनी एरिया ऑफ बिजनेस हैव टू फेस ऑब्स्टेकल एंड द प्रॉब्लम टू अर्न अ प्रॉफिट। आज के डेट में ऐसा हो गया है कि चाहे आप एक दुकान ही क्यों ना खोलो, जनरल स्टोर क्यों ना खोल लो, एक स्टेशनरी क्यों ना शॉप ओपन कर लो, या मेडिकल शॉप ओपन क्यों ना कर लो, या कोचिंग सेंटर ही क्यों ना ओपन कर लो, आपको अपने बिजनेस में क्या करने पड़ेंगे, ऑब्स्टेकल जो है आते ही हैं। ऑब्स्टेकल मतलब होता है रुकावट, बाधा, प्रॉब्लम्स जो है आती हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए। क्योंकि जैसे अगर मैं एक कोचिंग सेंटर ओपन करना चाहूंगा तो मेरे कोचिंग सेंटर मेरे जैसे चलाने वाले और भी बहुत सारे लोग हैं, तो उनसे मुझे कॉम्पीट करना पड़ेगा, उनसे मुझे कॉम्पिटिशन मिलेगा, ठीक है। या अगर आप एक मेडिकल शॉप ओपन करना चाहते हो तो ऐसा नहीं कि आपका मेडिकल शॉप चल जाएगा, ऑलरेडी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मेडिकल शॉप ओपन करके चला रहे हैं, तो उनसे आपको कंपटीशन मिलेगा, उस कंपटीशन को आपको बीट करना पड़ेगा, तब आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो कोई भी फील्ड हो, चाहे कोचिंग का फील्ड हो, चाहे बिजनेस का फील्ड हो, कहीं पर भी हो, आपको प्रॉब्लम्स हमेशा देखने को जो है मिलती हैं। बिफोर एम्बार्किंग ऑन प्रोडक्शन प्रोसेस दे हैव टू अरेंज द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। किसी भी चीज को अगर किसी भी पर्सन को या किसी भी कंपनी को अगर प्रोडक्शन स्टार्ट करना है या अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, प्रोडक्शन के अलावा बिजनेस जैसे दुकान खोलना है, स्कूल खोलना है, कोचिंग सेंटर खोलना है, तो उसके लिए लैंड, लेबर और कैपिटल की जरूरत जो है पड़ती ही है। सच पीपल विद द करेज टू टेक रिस्क ऑल कॉल्ड एंटरप्रेन्योर्स। और इन सब का जो रिस्क लेने के जिनके पास करेज होती है उन लोगों को बोला जाता है एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है, जो अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या करते हैं, रिस्क लेते हैं, ठीक है। अब देखो आप लोगों को मैं एक चीज बताता हूं आप सबके फोन में जितने लोग यूट्यूब से वीडियो देख रहे हो, सबके फोन में जो है ऑलरेडी जो है क्या होगा, व्हाट्सएप चलता होगा, ठीक है, सबके पास व्हाट्सएप होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि जो व्हाट्सएप है इसकी जर्नी कैसी थी? ये जो आदमी जो आप देख रहे हो ना, ये वही आदमी है, इसी ने व्हाट्सएप को डिजाइन किया था जो आप आज यूज कर रहे हो, ठीक है। तो देखो इस आदमी के बारे में हम लोग बात करते हैं, जॉन कूम के बारे में, कि ये जो जॉन कूम है ये किस तरीके से इसके दिमाग में जो है आइडिया आया व्हाट्सएप को बनाने का। और आज के डेट में सबसे ज्यादा नंबर 1 इंस्टॉल्ड जो मोबाइल फोन में जो एप्लीकेशन है वो व्हाट्सएप ही है, और हमारे डे टू डे लाइफ का एक बहुत ही बड़ा जो है क्या बन चुका है, पार्ट बन चुका है। तो अब हम लोग स्टोरी देखेंगे किसका, जॉन कूम एंड हिज व्हाट्सएप का। देखो जॉन कूम इज अ अमेरिकन हु ग्रेव अप इन अ पॉवर्टी इन ए स्मॉल विलेज ऑफ अनडिवाइडेड रशिया। अब देखो ये जो जॉन कूम है ना वो अमेरिकन है, लेकिन इनकी पैदाइशी कहां पर हुई है, अनडिवाइडेड रशिया में। मतलब आप लोगों को पता होगा कि 1991 से पहले रशिया बहुत बड़ा पार्ट था। 1991 के बाद जो है वो 16 छोटे छोटे कंट्रीज में क्या हुआ है, टूटा है। तो जब अनडिवाइडेड रशिया था उस समय इसको बोलते हैं यूएसएसआर। तो यूएसएसआर में यह आदमी पैदा हुआ था, बहुत ही गरीब घर में पैदा हुआ था,
द फैमिली कुड नॉट इवन अफोर्ड इलेक्ट्रिसिटी। ये ऐसे घर में पैदा हुआ था जिनके लोग जो है, जहाँ के लोग या जिसके घर के लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी को भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। कॉम्स मदर्स वर्क गवर्नेस टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन। इसकी जो मम्मी थी वो एक जगह काम करती थी जहां पर बच्चों का देखभाल करती थी। कूम वर्कड एज अ जैनिटर इन अ ग्रोसरी एंड द ड्रीम्ड ऑफ स्टार्टिंग हिज ओन वेंचर समडे। और ये जो कूम जो था वो क्या करता था, एक दुकान में जो है काम करता था। जैसे आप लोग भी देखे होंगे कि जनरल स्टोर में छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं होटल में काम करते हैं, उसी तरीके से इनकी गरीबी हालत इतनी ज़्यादा थी कि इसकी मम्मी बच्चों को देख रेख करके पैसा अर्न करती थी, और ये भाई साहब जो क्या करते थे, दुकान में जो है क्या करते थे, काम करते थे और सपना देखते थे कि एक दिन मैं भी अपना बहुत बड़ा बिजनेस क्या करूँगा, स्टार्ट करूँगा। At the age of 18, he read a book on computer networking while working at the store and learned everything about the subject. एक दिन जिस दुकान पर वो काम कर रहा था उस दुकान पर उसने क्या क्या एक बुक पढ़ा, और वो बुक किससे रिलेटेड था, वो बुक रिलेटेड था कंप्यूटर नेटवर्किंग से रिलेटेड था। उसने उस पूरे बुक को पढ़ डाला, पूरा सीख लिया कि उस बुक में क्या क्या लिखा हुआ है। He subsequently worked as a security tester at a St. George State University. अब देखो ये कोई कहीं पर कोई प्रोफेशनल हैकिंग नहीं सीखा या कहीं पर प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं किया। यह आदमी सिर्फ और सिर्फ क्या किया, एक बुक पढ़ा और एक बुक पढ़कर उसके सारे चीज़ों को समझकर जो है क्या बन गया, एक अच्छा खासा आईटी इंजीनियर बन गया। और ये इसको कहाँ जॉब मिल गई, सेंट जॉर्ज स्टेट यूनिवर्सिटी में जॉब मिल गई। A turning point in his life come when he met Brian Actor, a computer engineer. Combe found work at Yahoo as an infrastructure engineer. अब देखो ये आदमी पहले दुकान में काम करता था, दुकान में काम करते समय इसको एक बुक मिला, बुक को इसने पढ़ा और बुक में जितनी चीजें दी गई थी सबको सीख गया। फिर इसकी जॉब लगी सिक्योरिटी की तरह, यहाँ पर इसकी जॉब लगी कहाँ पर, सिक्योरिटी टेस्टर की तरह, कहाँ पर, सेंट जॉन स्टेट यूनिवर्सिटी में। फिर बाद में उसने एक आदमी से मिला जिसका नाम था ब्रायन एक्टर, और ब्रायन एक्टर ने इसको क्या किया, याहू, जैसे गूगल एक कंपनी है ना वैसी याहू एक कंपनी है, तो याहू कंपनी में जो उसने क्या किया, इसको इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर बनाकर जॉब मिल गया। दिस गेव हिम होप टू चेज अ ड्रीम। और यहीं से इसको एक इसको क्या मिल गया, एक होप मिल गया कि वो अपना ड्रीम को क्या कर सकता है, पूरा कर सकता है। उसका ड्रीम क्या था, खुद का एक जो है एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस स्टार्ट करना। In 2007, Coombe resigned from Yahoo and bought an iPhone. He spent hours trying to understand the dynamics of messaging. 2007 में कूम ने क्या किया, याहू से रिजाइन कर दिया, छोड़ दिया, और उसने एक आईफोन खरीदा। ठीक है, आईफोन खरीद कर वो दिन रात उसी पर लगा रहता था कि किस तरीके से जो लोग मैसेज करते हैं उस मैसेज को हम लोग किस तरीके से डायनामाइट जो है कर सकते हैं, डायनेमिक्स कर सकते हैं। One day an idea for application is sparked in his mind. He visualized a way to bring people from across the world together on a single platform to exchange news easily. एक दिन उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं एक ऐसा एप्लीकेशन बनाऊं जिस एप्लीकेशन के थ्रू दुनिया के सारे लोगों को मैं क्या कर सकूं, कनेक्ट कर सकूं, जिससे लोग उसमें क्या कर सके, अपने मैसेज को जो है ट्रांसफर कर सके, एक्सचेंज कर सके। Coombe failed many times in coding and decoding before he achieved the success in creating WhatsApp. अब देखो कोई भी काम आप जब करने जाओगे ना तो उसमें आपको बार बार जो है क्या होना पड़ता है, फेल होना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपने कोई चीज़ दिमाग में सोचा कि आज मैं ये करूँगा और वो आपको सक्सेसफुल बना देगा, ऐसा नहीं है। किसी भी सक्सेसफुल आदमी को आप देख लो जो इस जगह पर है, उसने उस जगह पर पहुंचने के लिए कितने सारे फेलियर देखे हैं। तो ये जो आदमी है जॉन कूम, इसने भी क्या क्या दिमाग को लगाया कि मुझे एक एप्लीकेशन बनाना है और उस एप्लीकेशन के थ्रू मैं क्या करूंगा, दुनिया के सारे लोगों को कनेक्ट कर पाऊंगा। लेकिन वो इतना जल्दी नहीं हुआ क्योंकि उसके लिए बहुत सारे कोडिंग डिकोडिंग की जरूरत पड़ती है, इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, बार बार ये फेल हुआ। जिम गोट्स हैड फेथ इन कूम्स आइडिया एंड बैक्ड इट बाय द इन्वेस्टिंग मनी। फिर इसने क्या किया, अपना एक आइडिया को जो है एक आदमी के साथ शेयर किया जिसका नाम है जिम गोइट्स करके। इसने क्या किया, इसने इसके आइडिया को सुना और इसको आइडिया अच्छा लगा तो इसने क्या किया, उसको काम करने के लिए उसने इसको पैसा इन्वेस्ट किया और फाइनली फिर जाकर जो है जॉन कूम ने क्या किया, व्हाट्सएप जो है बनाया और व्हाट्सएप दुनिया का सबसे ज़्यादा डाउनलोडेड जो है एप्लीकेशन है आज के डेट में पूरे वर्ल्ड में। फिर बाद में जो है अभी की बात है 2017 या 18 की बात है, इस व्हाट्सएप को जो है फेसबुक ग्रुप ने जो है मार्क जगरबर्ग ने क्या कर लिया, फेसबुक ने जो है इसको क्या कर लिया, परचेज कर लिया। तो जब आप देखो आज के डेट में जब आप व्हाट्सएप ओपन करोगे ना तो नीचे लिखा रहता है कि फ्रॉम मेटा करके, तो फेसबुक का ही नया नाम क्या है, मेटा है।
मतलब फेसबुक जो है इसका एक पेरेंट कंपनी है, बड़ा कंपनी है। कौन सा बड़ा कंपनी है आपका फेसबुक। फेसबुक का ही नया नाम क्या है अब, मेटा ग्रुप बन चुका है। तो अब ये जो मेटा ग्रुप है इसके पास इंस्टाग्राम भी है, इंस्टाग्राम को भी यही खरीद लिया है, व्हाट्सएप को भी इसी ने खरीद लिया है, फेसबुक को भी इसी ने क्या किया है, खरीद लिया है। तो आपको देखो मार्क जकरबर्ग ने क्या किया, इस जॉन कून के सक्सेस को जो है क्या कर लिया, अपने पास ले आया पैसा देकर, खरीद कर। लेकिन इसने क्या किया, देखो यहां तक पहुंचने के लिए किसने, जॉन कुम ने इतना पैसा कमाया व्हाट्सएप को बेचकर। लेकिन इतना पैसा कमाने के लिए देखो उसने कितना सारा मेहनत किया था, कोडिंग डिकोडिंग किया था, दिन रात मेहनत किया था, तब जाकर व्हाट्सएप बना था। और फिर फाइनली जो है जो व्हाट्सएप है ना उसको मार्क जकरबर्ग ने खरीद लिया और उसके बदले उसको जॉन कुम को बहुत सारा पैसा दिया। तो देख सकते हो आप कितना बड़ा रिस्क लिया वो आदमी और फिर सक्सेसफुल हुआ, और सक्सेसफुल होने के बाद जो है उसको क्या मिला, उसका रिवॉर्ड जो है मिला। इन्हीं को बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। अब देखो एक राइस मिल वाले का भी एग्जाम्पल दिया है। इस एग्जाम्पल को मैं आपको थोड़ा सा स्टोरी के जैसा समझा देता हूं कि एक आदमी है जिसका नाम है राजेंद्र। राजेंद्र जो है क्या करता है, ग्रेन्स का ट्रेडिंग करने का काम करता है, मतलब गेहूं का, अनाज का, सब सामानों का जो है क्या करता है, बिजनेस करता है। वो चाहता है कि एक दिन उसका बिजनेस को वो एक्सपांड करे और खुद का एक राइस मिल हो, क्योंकि राइस मिल में ही क्या होता है, धान से जो चावल बनता है। तो राइस मिल हो और उस राइस मिल में वो प्रोडक्शन करे और जो है क्या कर सके, अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सके। तो स्टार्टिंग में उसके ये जो डिसीजन है उसने नहीं लिया, क्यों, क्योंकि बहुत सारे कैपिटल की जरूरत थी। फिर उसने क्या क्या कहीं कहीं से पैसा अरेंज किया, बैंक से, रिश्तेदारों से, और उसने क्या किया, अपना खुद का एक राइस मिल जो है क्या क्या ओपन किया और उस राइस मिल में फिर वो वर्क करना चालू किया और उसका भी जो राइस मिल है वो सक्सेसफुल हो गया। है कि नहीं, अच्छी बात है कि नहीं। तो देखो राइस मिल को स्टार्ट करने के लिए उसने कितना मेहनत किया, लोगों के पास जाकर लोन लिया। पता चला मान लो उसका राइस मिल अगर सक्सेसफुल नहीं होता तो लॉस में चले जाता। उसी तरीके से यहाँ पर एक जो है स्मॉल लोकल टी स्टॉल का एग्जांपल दिया है कि आप लोग देखे होंगे चाय के ठेले अलग अलग जगह पर लगे होते हैं। तो उसी तरीके से एक आदमी है रमेश। रमेश ने क्या किया, जो कि बहुत गरीब है, उसने क्या किया, 10,000 रुपए जो है अपने रिश्तेदारों से उधार में लिया और उसके बदले उसने क्या किया, जो है बर्तन खरीदे, गैस सिलेंडर खरीदा, इसके अलावा जो है बहुत सारे जो रॉ मटेरियल चाहिए थे वो उसने खरीदे। फिर उसको खरीदने के बाद उसने क्या किया, एक चाय का ठेला लगाया और डेली जो है वो क्या करता है, 2,000 रुपए का चाय जो है क्या करता है, बेच लेता है। तो एक महीने में कितना बेचेगा, एक महीने में बेच लेगा 60,000 रुपए। अब 60,000 रुपए में से मान लेते हैं कि उसका रॉ मटेरियल का खर्चा जो है 25,000 है, तो 25,000 रुपए उसके खर्च हो गए, तो बचा कितना, 35,000 रुपए प्योर प्रॉफिट हुआ कि नहीं। लेकिन 35,000 का प्रॉफिट अर्न करने के लिए उसने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया, और वो इन्वेस्टमेंट करेज के साथ किया, उधार लेके किया। अब इसका भी टी का स्टॉल मान लो अगर नहीं चलता तो ये तो लॉस में चले जाता। तो वही चीज यहाँ पर वो एग्जांपल में दिया है कि उसके मंथली इनकम इतनी है और उसके खर्चे इतने हैं। 3,000 रुपए रेंट का है, रॉ मटेरियल का 24,000 रुपए है, सैलरी हेल्पर का 4,000 रुपए है, इलेक्ट्रिसिटी का 1,000 रुपए है, इंटरेस्ट लोन जो लेकर रखा उस पर 200 रुपए है, रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा इस तरीके से आपको दिया हुआ है। और यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मान लो वो चाय और स्नैक्स को बेचकर एक दिन में 2,000 रुपए कमाता है, तो मान लो महीने में 26 दिन भी काम करता है, 4 दिन छुट्टी मारता है, तो 52,000 रुपए कमाएगा और उसमें से 33,000 रुपए क्या उसके खर्च हो गए। तो उसका नेट प्रॉफिट कितना बचा, 19,000 रुपए का। इस 19,000 रुपए में से मान लो 16,000 रुपए उसके फैमिली के और अलग खर्चों के लिए है, एजुकेशन के लिए है, राशन के लिए, दूसरे अलग अलग चीजों के लिए है। तो 19,000 में से 16,000 फिर खर्च हो गए, तो वो 3,000 रुपए हर महीने क्या कर रहा है, बचा पा रहा है। तो इस तरीके से लोगों को जो है अगर सक्सेसफुल बनना है तो एंटरप्रेन्योरशिप का करेज जो है होना चाहिए। देख रहे हो एक चाय वाला जो है किस तरीके से मेहनत करके लोन लेके जो है इतना प्रॉफिट अर्न कर रहा है। आप लोगों ने भी अपने आसपास बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा होगा कि जिनका स्टार्टिंग में जो है, जिनके पास कुछ नहीं था लेकिन उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, उनका बिजनेस धीरे धीरे ग्रो किया और आज उनके पास जो है बहुत सारी प्रॉपर्टी है। इस तरीके से होता है। तो समझ में आ गया हाउ डज द प्रोडक्शन टेक्स प्लेस। अगले वीडियो में जो है हम लोग इसके जो है क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो बना दो, तो इसके जस्ट बाद जो है हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर जो है बात करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को शेयर करते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।